हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं और कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस के बारे में जो एग्रीकल्चर में ही आते हैं। इसके पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग और बाकी चीज़ों के बारे में जो है जाना था। आज हम कुछ अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में जानेंगे जिनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर में, जिनका योगदान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर में। तो देखते हैं वो कौन से अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं और समझने की कोशिश करेंगे। आपको बस एंड तक मेरे साथ बने रहना है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी कीपिंग की। अब बी कीपिंग क्या होता है? तो ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे जो है हनी को ऑब्टेन किया जाता है और वैक्स बनाया जाता है। ठीक है, शहद जो है बनाया जाता है, उसकी उसी के साथ वैक्स भी बनाया जाता है। जो बीज हैं, हम सबको पता है जो हनी है हमारा कहाँ से आता है, हनी बी से आता है। ठीक है, अब जो बीज हैं वो हनी कहाँ से कलेक्ट करती है अपना, वो फ्लावर से अपना जो हनी है वो लेती है। ठीक है, फ्लावर से वो नेक्टर लेती है। ध्यान देना, फ्लावर से नेक्टर लेती है, NECTAR। और उसको जब वो स्टोर करती है ना अपने हनी कॉम में, तो वो उसको हनी के फॉर्म में करती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हनी बी जो है हनी कॉम में अपने हनी को स्टोर करती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पॉलिनेशन को भी जो है एक तरीके से प्रमोट करता है। ओके, अब पॉलिनेशन क्या होता है आपका? अब पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपका एंथर होता है ना, आपका एंथर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा पॉलिनेशन के बारे में। तो जब मैच्योरिटी के बाद, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है आपका, तो उसके बाद जो उसके एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं और वो पॉलिन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा पे गिरते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाने का, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। इस वजह से जो ट्रीज होते हैं उनमें बहुत सारे फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ जो क्रॉप होता है उसकी यील्ड काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब जो उसका ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बी कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बी कीपिंग एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है और डे टू डे लाइफ में लोगों को मतलब हेल्प भी करता है उनके डाइट में। बहुत सारे लोग जो है हनी कंज्यूम भी करते हैं और बहुत अच्छा भी होता है हमारे सेहत के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दूसरे ऑक्यूपेशंस के बारे में। जो दूसरा ऑक्यूपेशन है वो है आपका पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग। तो आपको ये याद रखना है, पीसी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग। अब फार्म पॉन्ड्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है ताकि हम उस पर जो है वाटर स्टोर कर सके उन पॉन्ड्स में, और बाद में उनमें हम क्या कर देंगे, फिश सीड्स को रिलीज कर देंगे। तो फिश को पाला कैसे जाता है? सबसे पहला काम क्या बनाया जाता है? पॉन्ड बनाया जाता है। उस पॉन्ड में पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद उसमें जो फिश के सीड्स होते हैं वो डाला जाता है। फिश के सीड्स को जब हम डाल देते हैं उसमें, तो जो सीड्स होते हैं एक तरीके से वो हम ज़्यादातर फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर स्पीसीज के सीड्स को यूज़ करते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो जल्दी होता है। ठीक है, और उसके बाद फिश के अच्छे ग्रोथ के लिए हम बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फिश है उसका ग्रोथ प्रॉपरली हो जाए। और जो ओपन सी में हम फिशिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आप पॉन्ड में फिशिंग कर रहे हो तो कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है ना। ओपन सी में मतलब बहुत सारे चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक फार्मिंग जो है मतलब बहुत लार्ज स्केल पे जो स्प्रेड हो रही है हमारे इंडिया में। और हम सबको पता है कि फिश की जो वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिश एक तरीके से बहुत न्यूट्रिटिव हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अगर हम खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो इस तरीके से फिश फार्मिंग आपकी की जाती है। पहले क्या किया जाता है? पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्ड में वाटर जो है मतलब डालते हैं, उसके बाद उसमें फिश के सीड्स डाल देते हैं और बाद में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है जिससे जो फिश की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये क्या होता है आपका फिश फार्मिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अगले ऑक्यूपेशन के बारे में। उसके पहले कुछ और जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं फिश फार्मिंग के बारे में। अब अलग अलग तरह के फिश होते हैं और कुछ बहुत सारे दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर आप जो है समुद्र में फिश कर रहे हो, ओशन में फिश कर रहे हो या ओपन सी में फिश कर रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि मतलब आप हो सकता है फिश नहीं किसी और ऑर्गेनिजम्स को आपने पकड़ लिया जो आपके यूज़ का नहीं है। तो फिर बाद में उसको जो है मतलब सेपरेट करना भी एक बहुत बड़ा काम आ जाता है हमारे सामने। उनको सेपरेट करना एक बहुत बड़ा मेजर टास्क हो जाता है, क्योंकि फिश भी कई प्रकार की आती है ना। वैसा तो है नहीं कि आप जो है आपको पता है कि ये टाइप की फिश इधर मिल जाएगी, ये टाइप की फिश वहाँ मिल जाएगी, या फिश आपका इंतजार कर रही है, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। फिश ट्रैवल कर रहे हैं अपना पानी में, और आप जब उसको पकड़ रहे हो, आप फिशिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ फिशेस जो है मिले आपके नेट्स में। तो उसके बाद में सबसे बड़ा काम उसको अलग करने का होता है। और सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्राइस सेम नहीं होती है, सबके दाम सेम नहीं होते हैं। मच्छी के ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छी क्वालिटी की मच्छी है तो उसका प्राइस जो है हाई फाई होगा। लेकिन जो बहुत कम डिमांडेड मच्छी है, बहुत कम डिमांड जिसकी करते हैं लोग जिस फिश की, तो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी
कम होता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक तरीके से जो रियरिंग होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश का, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस वजह से लोगों ने क्या किया, अपना जो मतलब फिश फार्मिंग है वो स्टार्ट कर दिया। अपने पॉन्ड में जो फिश चाहिए उस फिश का सीड्स डालो और बाद में उसको साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके ग्रो करो। ओके। और जो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर ने एक तरीके से बहुत सारे मतलब एक अच्छा खासा डेवलपमेंट दिया है हमको, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और बहुत सारे फिश जो है आप रियर कर सकते हो, मतलब पाल सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो उन फिश का। जैसे कि वाम हो गया आपका, रोहा, रावस, इंडियन सालमन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कोलंबी, प्रॉन्स, रोहू आएगा, हाँ रोहा नहीं रोहू आएगा शायद। और ये सारे जो फिश हैं, इन सारे फिश को आप जो है पाल सकते हो। रियर्ड मतलब पालना, पालन पोषण, तो आप पाल सकते हो अपने फिश फार्म्स में। इस तरीके से आप मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अच्छे तरीके से आप खुद अपने एक पॉन्ड में जो है अच्छी खासी फिशिंग कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेरीकल्चर के बारे में, तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम सेरीकल्चर क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर एक तरीके से आपका एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे हम सिल्क थ्रेड को जो है ऑब्टेन करते हैं, मतलब सिल्क थ्रेड जो है ढूंढते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब जो सिल्क थ्रेड है वो आपको मिलता कहाँ से, तो वो आपको मिलता है कोकून से। किसके? सिल्क मॉथ के कोकून से आपको सिल्क थ्रेड मिलता है। अभी ये जो है ना, हम ये लाइन जो हम आपने पढ़ी, ये पॉइंट को हम पीछे डायग्राम में देखेंगे, आपको डायग्राम में पूरा समझ में आ जाएगा। अभी पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सेरीकल्चर के बारे में, बाद में आपको मैं समझाता हूँ। ओके, तो सिल्क थ्रेड आपका आता कहाँ से है? कोकून से आता है। किसके कोकून से? सिल्क मोथ के। ओके, सिल्क मॉथ के। अब ये जो थ्रेड्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इनका जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है कपड़ों में। आपने सुना होगा है ना, सिल्क के कपड़े। तो सिल्क का जो क्लॉथ होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको वीव करने के लिए, उसको सिलने के लिए इन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सिल्क थ्रेड को जो है कोकून से निकालना और बाद में मैन्युफैक्चरिंग करना सिल्क क्लॉथ का, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशंस है। ठीक है, दोनों रिलेटेड ऑक्यूपेशंस नहीं है। एक अलग ग्रुप जो है ये काम करती है सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करने की। ऑब्टेन करने के बाद वो जो कंपनी होती है जो कपड़े तैयार करती है, उनको वो क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करना ये एक अलग काम है, उसका यूज करके कपड़ा बनाना वो एक अलग काम है। ओके, और ये जो है आपके एग्रीकल्चर में नहीं आता है, सेरीकल्चर आपके एग्रीकल्चर में नहीं आता, लेकिन बाकी जो हमने देखे वो आपके एग्रीकल्चर में आता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना सिल्क मॉथ के एग्स को सप्लाई करते हैं फार्मर को। ठीक है, अब सिल्क मॉथ के एग्स का क्या रोल है वो भी हम उस डायग्राम में समझेंगे। उसके बाद जो लीव्स होते हैं, अब जो ये आपके सिल्क मॉथ होते हैं, इनका जो खाना होता है वो मलबेरी का जो ट्रीज होते हैं, जो मलबेरी ट्रीज होते हैं उनके पत्ता, जो उनका लीव्स होता है, उनको ये खाते हैं। तो ये इनके मेन फूड होते हैं इन सिल्क वॉर्म्स के। और एक बार अगर आपने ये पेड़ लगा दिया तो ये जो पेड़ है कम से कम 15 साल तक जो है सर्वाइव करते हैं फॉर अ मिनिमम ईयर ऑफ 15 ईयर्स। तो बहुत मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें। इस वजह से जो ट्री को प्लांट करने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और हर साल आप जो है वो पैसा बचाते हो, क्योंकि एक बार आपने प्लांट कर दिया तो आप 15 साल मतलब आराम से बिना उन सिल्क मॉथ के खाने पे खर्चा किए आप क्या कर सकते हो, सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हो। आप जानते हैं, आप समझते हैं कि कैसे जो है आपका कोकोन से सिल्क ये निकलता है, थ्रेड निकलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये क्या है, आपका एक अडल्ट मॉथ है, मतलब ये आपका सिल्क मॉथ है। सिल्क मॉथ क्या करेगा, अंडा देगा, एग्स देगा। ओके, अब एग से क्या हो जाएंगे, आपके एग से आपके निकलेंगे कैटरपिलर, न्यू बॉर्न कैटरपिलर निकलेंगे। अब ये कैटरपिलर ना अलग अलग स्टेजेस में जाएगा, अलग अलग स्टेजेस से गुजरने के बाद, जैसे हमारा होता है ना, बचपन से थोड़े बड़े होते हैं, टीनेज आता है, अडल्ट हो जाते हैं, वैसे ही इनका भी एक ये होता है। और बाद में ये सीधा पहुंचते हैं आपके इसमें प्यूपा स्टेज में। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो अंदर ये प्यूपा है और उसके बाहर का जो ये आपका कोकोन है। ओके, तो जो कोकोन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर लिया जाता है और सिल्क मॉथ मतलब जो सिल्क है उसको वहां से ऑब्टेन किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है आपका। सिल्क मॉथ से कोकोन तक का जो पूरा सफर है ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। और हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए ये। ओके, हमको ये चाहिए जिसमें से हम क्या निकालने वाले हैं, सिल्क थ्रेड निकालने वाले हैं। ठीक है, और ये जो स्टेज होता है ना आपका, इस स्टेज में इनको जो है लीव्स चाहिए होते हैं। कौन से लीव्स चाहिए होते हैं, मलबेरी के लीव्स चाहिए होते हैं। ओके, आप यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हो। इस तरीके से पूरा ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं आपके एक दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है आपका नर्सरी। अब नर्सरी क्या होता है? अब जो नर्सरी होता है, तो आपने नर्सरी जो है जूनियर केजी, सीनियर केजी सुना होगा, लेकिन नर्सरी प्लांट का नर्सरी भी होता है। पिछले कुछ सालों में जो एरिया है अंडर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब आपका फ्लावर, ठीक है, जो फ्लावर की हम कल्टीवेशन करते हैं ना, जो फ्लावर की एक तरीके से खेती करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और फिर जो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, और जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर मतलब अपना फ्रूट का प्लांटेशन, तो ये काफी बढ़ गया है। समझ में आ रहा है कौन सी चीजें बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में? फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर का प्लांटेशन, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का जो कल्टीवेशन है वो बढ़ गया है, साथ ही में जो हॉर्टिकल्चर है उसका कल्टीवेशन और प्लांटेशन बढ़ गया है। अब ये जो प्लांटेशन है, इनमें एक अच्छा खासा एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ सीडलिंग चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया और ये कर दिया। अच्छा खासा सीड चाहिए आपके पास, कटिंग्स, बल्ब्स और सीड्स का भी कभी कभी अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है नर्सरी में। और इससे कई सारे जो है अलग अलग नर्सरीज डेवलप्ड हुए हैं, और नर्सरी से एक फायदा काफी अच्छा होता है। यहाँ पे जो आप नर्सरी देख रहे हो, ये जो नर्सरी होता है आपका, नर्सरी दरअसल एक दुकान की तरह होता है, जहाँ पे आपको जो चाहिए आप वहां से खरीद सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली सेल किया जाता है फ्लावर को, फ्रूट को, अलग अलग कस्टमर्स को। तो वो डिपेंड करता है उन पे कि वो होलसेल में जो है सेल करेंगे या फिर रिटेल में सेल करेंगे। तो इस तरीके से नर्सरी भी आपका एक अराइजिंग कंसेप्ट है, जो आजकल काफी ज्यादा मतलब फॉर्म में है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में। अब ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होता है आपका? अब जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है, उससे आप बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्ट मतलब एक तरीके से पा सकते हो अपने जमीन से, अपने लैंड से। मैक्सिमम प्रोडक्ट आप जो है मिल सकता है आपको आपके लैंड से, और एक तरीके से उसका एक टोटल कंट्रोल होता है नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि क्लाइमेट, हीट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एज वेल एज सॉइल मॉइस्चर। तो इसका रोल इन चारों ही फैक्टर्स पे है, मतलब इसका जो कंट्रोल है वो इन सारे फैक्टर्स पे है। क्लाइमेट पे भी इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल है, हीट पे भी, गर्मी पे भी इसका कंट्रोल है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो नमी होती है उस पर भी इसका कंट्रोल है, और जो सॉइल का मॉइस्चर होता है उस पर भी इसका कंट्रोल है। और ये हमको मदद करता है, हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए। और जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है, मॉडर्न एरा में ये आया है। पहले मतलब लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग करने के लिए आपको जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप चाहिए, और जो प्लास्टिक शीट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मेन एम ये है कि हम जो है जो पेस्ट अटैक है वो कंट्रोल कर सकें बाय कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। तो वाटर, लाइट और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम जो है हमारा पेस्ट अटैक भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेस्ट आपको पता होगा ना, बहुत सारे पेस्ट जो है अटैक कर देते हैं, तो जो पूरी फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, जो पूरा आपका प्लांट वगैरह रहता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, अब जो ग्रीन हाउसेस है वो काफी लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि लिली हो गया या जरबेरा हो गया आपका। तो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न्स देते हैं, मतलब इनसे फायदा काफी ज्यादा है फाइनेंशियली अगर हम बात करें। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस फार्मिंग काफी अच्छी है, ओके, और काफी मतलब जो है हमको हेल्प करती है। इस तरीके से कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑक्यूपेशंस आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर में, जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ मतलब जो हम बोलते हैं फूड ग्रेन्स का जो कल्टीवेशन होता है उसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मिंग्स हैं आज जो डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपको ऑल ओवर इंडिया जो है मिल जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट सुइटेबल है और सॉइल फर्टाइल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।